नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। जनवरी में प्रधानमंत्री करेंगे राम मंदिर का उद्घाटन। सीएम योगी बोले, श्री राम अपने मंदिर में आने वाले हैं, अयोध्या को दुनिया की सबसे सुंदर नगरी बनाएंगे। जी हाँ दोस्तों, सीएम योगी आदित्यनाथ मोदी सरकार के कार्यकाल के 9 साल पूरे होने पर अयोध्या पहुंचे। गुरुवार को भरत कुंड पर जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राम मंदिर का निर्माण तेजी से हो रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। ये दिन उत्सव की तरह मनाया जाएगा। 21 लाख दीप जलाए जाएंगे। अयोध्या का वैभव दुनिया देखेगी। सीएम योगी ने कहा कि पहले गुप्तार घाट और सूरज कुंड जर्जर था। कल मैंने दौरा किया, हमने यहाँ निर्माण कराए हैं। 3 महीने से गुप्तार घाट कितने लोग गए हैं। 6 साल पहले वो वीरान पड़ा हुआ था, अब जाकर देखिए कितना बढ़िया बन चुका है। ये नई अयोध्या है। हम अयोध्या को दुनिया की सबसे सुंदर नगरी बनवाएंगे। दोस्तों, सीएम ने कहा कि एक बार फिर त्रेता युग की तरह हम चल पड़े हैं। अयोध्या को देखकर त्रेता युग की याद आएगी। अगले वर्ष हमारे श्री राम आने वाले हैं, अपने घर महल में विराजमान होने वाले हैं। इसकी तैयारी दीपोत्सव के साथ प्रारंभ होनी चाहिए, जिससे वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बड़ी है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। ब्रजभूषण के खिलाफ नाबालिग यौन शोषण केस में क्लोजर रिपोर्ट। कोर्ट में 550 पन्नों की रिपोर्ट पेश। बालिग पहलवानों के मामले में चार्जशीट दाखिल। जी हां दोस्तों, भारतीय कुश्ती संघ WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को नाबालिग पहलवानों के यौन शोषण केस में क्लीन चिट मिल गई है। गुरुवार को दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में नाबालिग के यौन शोषण केस की 550 पन्नों की क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी। वहीं 6 बालिग पहलवानों के यौन शोषण केस में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में करीब 1000 पन्नों की चार्जशीट पेश कर दी गई है। आरोपियों में असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर का भी नाम है। दरअसल दोस्तों, 7 महिला पहलवानों ने 21 अप्रैल को दिल्ली पुलिस में ब्रजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत की थी। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 28 अप्रैल को 2 मामले दर्ज किए थे। पहला मामला 6 बालिग महिला पहलवानों की शिकायत पर था, जबकि एक केस नाबालिग की शिकायत पर दर्ज किया गया था। नाबालिग पहलवान ने केस में दिल्ली पुलिस ने कैंसिलेशन रिपोर्ट में कहा है कि जांच में यौन शोषण के कोई सबूत नहीं मिले हैं, इसलिए इस केस को बंद कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता सुमन नलवा ने बताया कि पोस्को मामले में हमने शिकायतकर्ता यानी कि पीड़ित के पिता एवं स्वयं पीड़ित के बयानों के आधार पर मामले को रद्द करने के लिए कोर्ट से अपील की है। नाबालिग पहलवान ने ब्रजभूषण पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे, लेकिन बाद में बयान बदल दिए। नाबालिग पहलवान ने कहा कि उसका यौन शोषण नहीं हुआ। ब्रजभूषण ने कुश्ती ट्रायल में भेदभाव किया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, धर्म परिवर्तन विरोधी कानून होगा रद्द, कैबिनेट ने लगाई मोहर। जी हां दोस्तों, कर्नाटक की सत्ता पर काबिज हुए कांग्रेस पार्टी को अभी 1 महीना ही हुआ है कि उन्होंने बीजेपी द्वारा पास किए गए धर्मांतरण के कानून को रद्द करने का मन बना लिया है। कैबिनेट ने इस पर अपनी मोहर भी लगा दी है। जल्दी इस बिल को विधानसभा के पटल पर रखने की तैयारी है। इस बिल का मुख्य फोकस धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण करना है और साथ ही गलत बयानी, अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती प्रलोभन के द्वारा एक धर्म से दूसरे धर्म में अवैध धर्मांतरण पर रोक लगाना है। दोस्तों, कर्नाटक के मंत्री HK पाटिल ने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने स्कूलों और कॉलेजों में प्रेयर के साथ संविधान की प्रस्तावना को पढ़ना अनिवार्य करने का फैसला किया है। इसके अलावा बताया गया है कि कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम में संशोधन का भी निर्णय लिया है, ताकि पुराने कानूनों को बहाल किया जा सके। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। ये फेविकोल का जोड़ है, टूटेगा नहीं, शिंदे बोले, फडणवीस और मेरी दोस्ती जय वीरू जैसी। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में एक विज्ञापन से सियासी भूचाल आ गया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना ने मंगलवार को एक सर्वे का हवाला देते हुए एक विज्ञापन जारी किया था। इस विज्ञापन में शिंदे को लोकप्रियता में देवेंद्र फडणवीस से आगे बताया गया, लेकिन मामला बढ़ता देख शिंदे ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की जमकर तारीफ की। एकनाथ शिंदे ने कहा कि देवेंद्र जी के साथ मेरी दोस्ती नई नहीं है, हमारी दोस्ती 15 से 20 साल पुरानी है। जब हम सिर्फ विधायक थे तब से हम दोस्त हैं, इसलिए हमारा बॉन्ड मजबूत है। ये फेविकोल का जोड़ है, टूटेगा नहीं। कुछ लोग हमें जय वीरू कहते हैं, कुछ हमें धर्मवीर कहते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम किसी पद या कुर्सी के लिए साथ नहीं हैं। जो भी हमारे बीच दरार डालने की कोशिश करेगा उसके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। आज महाराष्ट्र के लोग हमारी सरकार की प्रशंसा कर रहे हैं, वे हमारी सरकार को पसंद करते हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक चीज के लिए खुश हूं। सर्वे कहता है कि 84% लोग मोदी जी को पसंद करते हैं। लोग चाहते हैं कि मोदी जी हमारे देश का नेतृत्व करें। हमारी किसी पद की कोई इच्छा नहीं है। मैं और देवेंद्र जी जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं। हम काम करना जारी रखेंगे। हम ऐसे लोगों की तरह नहीं हैं जो सिर्फ घर बैठकर लोगों को आदेश दें और फेसबुक लाइव करते रहें।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हिंदू संगठनों के लव जिहाद पर महापंचायत को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को लगाई फटकार। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हिंदू संगठनों द्वारा होने वाली महापंचायत के मामले को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने सरकार को प्रदेश में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि किसी भी हाल में कानून व्यवस्था बिगड़नी नहीं चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा है कि राज्य के सभी हिस्सों में कानून व्यवस्था बनाए रखी जाए। आंदोलन ने मुसलमानों की दुकानों में तोड़फोड़ करने के संदर्भ में कहा कि किसी भी व्यक्ति की जान या माल का नुकसान न हो। उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ने कहा कि हम सोशल मीडिया पर आरोपों और प्रत्यारोपों के साथ भड़काना नहीं चाहेंगे या टेलीविजन और सोशल मीडिया पर बहस भी नहीं चाहते हैं। दोस्तों, कोर्ट को उत्तराखंड पुलिस ने बताया कि उत्तराकाशी में महापंचायत की इजाजत नहीं दी गई है, साथ ही इलाके में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एशिया कप 2023 एशिया कप का शेड्यूल हुआ तय। पाकिस्तान में खेले जाएंगे सिर्फ 4 मैच, श्रीलंका में होगा फाइनल। जी हां दोस्तों, इसी साल अगस्त सितंबर में होने वाले एशिया कप की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी कि एससीसी ने गुरुवार 15 जून को यह जानकारी दी। इसके तहत मेजबान पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। दरअसल दोस्तों, इस बार एशिया कप हाइब्रिड मॉडल के तहत खेला जाएगा। इसके तहत सिर्फ 4 ही मैच पाकिस्तान में खेले जाएंगे, बाकी मुकाबले श्रीलंका में होंगे। इस तरह मेजबान पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका यही है, जबकि श्रीलंका की बल्ले बल्ले हो गई है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, शेड्यूल के मुताबिक इस बार एशिया कप का आगाज 31 अगस्त से होगा, जबकि फाइनल मुकाबला 17 सितंबर को खेला जाएगा। इस बार एशिया कप में भारत और पाकिस्तान समेत कुल 6 टीमों के बीच में 13 मुकाबले खेले जाएंगे। इनमें फाइनल भी शामिल है, जो संभवतः श्रीलंका में ही खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान सिर्फ 4 मैचों की मेजबानी करेगा, जबकि बाकी 9 मुकाबले श्रीलंका में होंगे। सभी 6 टीमों को 2 ग्रुपों में बांटा गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रक्षा मंत्रालय ने प्रीडेटर ड्रोन सौदे को मंजूरी दी। 35 घंटे हवा में रह सकता है, 900 किमी क्षेत्र की निगरानी करने की है क्षमता। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से 24 जून तक के लिए अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं। उनकी इस यात्रा की तैयारियों के बीच रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को अमेरिका से प्रीडेटर ड्रोन सौदे को मंजूरी दे दी। इसके लिए अंतिम फैसला सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति CCS करेगी। रक्षा सूत्रों ने न्यूज एजेंसी ANI को बताया कि 15 जून को डिफेंस एग्जीक्यूशन काउंसिल की बैठक में प्रीडेटर ड्रोन के सौदे को मंजूरी दे दी गई। अब एक्विजिशन को निर्धारित प्रोसेस का पालन करना होगा, फिर CCS इसे मंजूरी देगी। अगर प्रीडेटर ड्रोन की खासियत की बात करें तो दोस्तों, यह करीब 35 घंटे हवा में रह सकता है। यह फुली रिमोट कंट्रोल है। इसके लिए 2 लोगों की जरूरत पड़ती है। यह एक बार उड़ान भरने के बाद 1900 किलोमीटर क्षेत्र की निगरानी कर सकता है। सूत्रों के अनुसार यह 1 घंटे में 482 किलोमीटर तक उड़ सकता है। इसके पंखों की लंबाई 65 फीट 7 इंच और इसकी ऊंचाई 12 फीट 6 इंच होती है। प्रेडेटर को नेक्स्ट जनरेशन ड्रोन कहा जाता है। तय वक्त में जमीन और समंदर दोनों में मिलिट्री मिशंस को अंजाम दे सकता है। दोस्तों, खास बात यह है कि इजराइल और अमेरिका के अलावा किसी और के पास इतने बेहतरीन और एडवांस्ड ड्रोन नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अमृतपाल के हैंडल की ब्लड कैंसर से मौत। यूके में भारतीय दूतावास पर तिरंगे का अपमान किया था। KLF की लंदन यूनिट का हेड था। जी हां दोस्तों, वारिस पंजाब दे मुखी अमृतपाल सिंह का हैंडलर और यूके में भारतीय दूतावास पर तिरंगे का अपमान करने वाला आतंकी अवतार सिंह खांडा लंदन के अस्पताल में मारा गया। उसे बीते दिन ही लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया था। उसे ब्लड कैंसर था और यह कैंसर की पहली स्टेज थी, जिसके कारण उसके शरीर में जहर फैल गया था। तबीयत बिगड़ने के बाद अब उसे अस्पताल में दाखिल कराया गया था। यूके में बीते कुछ समय से खालिस्तान की उठ रही आवाज आतंकी अवतार सिंह खांडा की ही देन है। कुछ समय में खांडा काफी अधिक एक्टिव हुआ। खांडा का खास तौर पर खालिस्तान लिबरेशन फोर्स KLF की लंदन इकाई का प्रमुख होने से नाता है। वह KLF के आतंकी कुलवंत सिंह खुराना का बेटा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत के इस प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र में लगी मोहर। खुश हुए PM मोदी ने जताया सदस्य देशों का आभार। शहीदों से जुड़ा है मसला। जी हां दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने शहीद हुए शांति सैनिकों के सम्मान में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एक स्मारक दीवार स्थापित करने के लिए भारत द्वारा लाए गए मसौदा प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने बुधवार को UNGA में मेमोरियल वॉल फॉर फॉलन यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स नाम मसौदा प्रस्ताव पेश किया था। विश्व निकाय के लगभग 190 सदस्य देशों द्वारा यह प्रायोजित इस प्रस्ताव को ऐसे समय में पारित किया गया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते अमेरिका की अपनी पहली आधिकारिक राज्य की यात्रा पर जाने वाले हैं। इस दौरान वह 21 जून को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भी हिस्सा लेंगे। प्रस्ताव में न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्रीय मुख्यालय में एक उपयुक्त एवं महत्वपूर्ण स्थान पर शहीद शांति रक्षकों की याद में स्मारक दीवार स्थापित करने और उससे
से जुड़ी प्रक्रिया पर विचार करने की सदस्य देशों की पहल का स्वागत किया गया है। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। शेयर बाजार में आज रही गिरावट, सेंसेक्स 310 अंक गिरकर 62,917 पर बंद। हीरो मोटोकॉर्प का शेयर 3.58% टूटा। जी हां दोस्तों, गुरुवार को शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 310 अंक गिरकर 62,917 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 67 अंकों की गिरावट रही है, 18,688 पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 18 में गिरावट और 12 में तेजी देखने को मिली। हीरो मोटोकॉर्प के शेयर में आज 3.58% की गिरावट देखने को मिली। दोस्तों मार्केट में यह गिरावट 3 दिनों की बढ़त के बाद देखने को मिली है। वहीं दोस्तों बात करें निफ्टी 50 के टॉप लूजर और टॉप गेनर्स की, तो निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में आज अपोलो हॉस्पिटल्स, रिविस लेबोरेटरी और डॉक्टर रेड्डीज रहे, जबकि टॉप लूजर्स में हीरो मोटोकॉर्प, विप्रो और इंडसइंड बैंक रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सोने चांदी के दामों में आई बड़ी गिरावट, 59,000 पर आया सोना, चांदी 71,000 रुपए के करीब आई। जी हां दोस्तों, गुरुवार को सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBGA की वेबसाइट के मुताबिक सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने के दाम 244 रुपए गिरकर 59,020 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गए। वहीं 22 कैरेट सोने की कीमत 54,062 रुपए हो गई है। दोस्तों IBGA की वेबसाइट के अनुसार आज चांदी की कीमत में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली। यह 684 रुपए सस्ती होकर 71,420 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। इससे पहले यह 72,105 रुपए पर थी। दोस्तों अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने 15 महीने बाद जून की पॉलिसी में उम्मीद के मुताबिक ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। इसका सोने चांदी की कीमतों पर विपरीत असर पड़ा है। हालांकि IIFL सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता कहते हैं कि यह गिरावट स्थायी नहीं है और आने वाले दिनों में इसकी कीमतों में फिर तेजी देखने को मिल सकती है। इसके अनुसार साल के आखिर तक सोना फिर 62,000 और चांदी 80,000 तक जा सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, खतरनाक हुआ बिपरजॉय, कच्छ से 80 किलोमीटर फिलहाल है दूर। खबर लिखे जाने तक 90,000 लोगों को निकाला। राजस्थान, महाराष्ट्र समेत 10 राज्यों में है असर। जी हां दोस्तों, गुजरात के तटीय इलाकों की तरफ बढ़ रहा चक्रवाती बिपरजॉय बेहद खतरनाक हो चुका है। मौसम विभाग के अनुसार यह सौराष्ट्र कच्छ से फिलहाल 80 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों यह रिकॉर्डिंग के वक्त तक की स्थिति थी। इसके बाद में अगले 3 से 4 घंटों के दौरान तूफान के गुजरात पोर्ट जखो पोर्ट तक पहुंचने की उम्मीद है। दोस्तों IMD इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट कि गुजरात की वैज्ञानिक मनोरमा मोहंती ने शाम 5 बजे बताया था कि चक्रवात बिपरजॉय जखो से 80 किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं दोस्तों मौसम विभाग के महामृत्युंजय महापात्रा ने दोपहर 2:30 बजे के अपडेट के मुताबिक बताया था कि चक्रवात बिपरजॉय जखो से करीब 140 किलोमीटर और द्वारका से 190 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों IMD के मुताबिक कुछ ही देर में गुजरात के द्वारका, जामनगर, पोरबंदर, मोरबी, जारगोट, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, गिर सोमनाथ और कच्छ जिलों में 15 से 5 मिमी प्रति घंटा तक की रफ्तार से बारिश हो सकती है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, मौसम विभाग के अनुसार गुजरात के अलावा 10 अन्य राज्यों में भी इस तूफान का असर देखा जा सकता है। इनमें राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, लक्षद्वीप, केरल, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय शामिल है। दोस्तों प्रभावित इलाके से अब तक 90,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। गुजरात के द्वारके में NDRF की 6 टीमें रुपैन बंदर से निचले इलाकों से 72 लोगों को रेस्क्यू कर चुकी है। इनमें 32 पुरुष, 25 महिलाएं और 15 बच्चे शामिल हैं, जिन्हें NTH स्कूल में शिफ्ट किया गया है। इसके अलावा दोस्तों NDRF की 33 टीमें तैनात की गई है। कोस्ट गार्ड, आर्मी और नेवी की रेस्क्यू और रिलीफ टीमों को स्टैंड बाय पर रखा गया है। इसके अलावा दोस्तों मंत्रिमंडल भी इस तूफान पर पूरी नजर बनाए हुए है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सस्ता होगा खाने का तेल, सरकार ने रिफाइंड सोयाबीन और सूरजमुखी ऑयल पर लिया बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, आम आदमी के लिए राहत भरी खबर है। दरअसल सरकार ने रिफाइंड सोयाबीन और सूरजमुखी तेल पर आयात शुल्क 17.5% से घटाकर 12.5% कर दिया है। वित्त मंत्रालय की ओर से गुरुवार को जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि घरेलू उपलब्धता बढ़ाने और कीमतों पर काबू के लिए यह कदम उठाया गया है। आमतौर पर भारत रिफाइंड के बजाय कच्चे सोयाबीन और सूरजमुखी तेल का आयात करता है। इसके बावजूद सरकार ने रिफाइंड सोयाबीन और सूरजमुखी तेल पर आयात शुल्क घटाया है। इस कटौती के साथ रिफाइंड खाद्य तेलों पर प्रभावी शुल्क 13.7% हो गया है। इसमें सामाजिक कल्याण सेंस भी शामिल है। सभी प्रमुख कच्चे खाद्य तेलों पर प्रभावी शुल्क 5.5% है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
देवबंद का नया फरमान, दारुल उलेम का कोई भी छात्र नहीं पढ़ेगा अंग्रेजी। जी हाँ दोस्तों, इस्लामी तालीम के विश्व प्रसिद्ध केंद्र दारुल उलेम देवबंद ने छात्रों के लिए नया आदेश जारी किया है। इसके तहत छात्रों का दारुल उलेम में तालीम हासिल करने के दौरान अंग्रेजी या दीगर शिक्षा से दूर रहना होगा, अन्यथा ऐसे छात्रों को संस्था से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। इस पर उत्तर प्रदेश सरकार के जल संसाधन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने उलेमाओं को नसीहत देते हुए कहा कि देश के मुस्लिम छात्रों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास है, वह लोगों के बहकावे में नहीं आएंगे, वह अंग्रेजी की शिक्षा को जरूर ग्रहण करेंगे। मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास की नीति पर चलते हुए हर वर्ग का विकास किया है और आगे भी करते रहेंगे। देश के लोगों ने अगला प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में अभी से चुन लिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अमेरिकी संसद में मंत्रोच्चार के साथ हुआ पहला हिंदू अमेरिकी सम्मेलन। यूएस सांसद ने कहा भारतीयों के पास देश का अगला राष्ट्रपति चुनने की है ताकत। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी 21 जून को अमेरिका जाने वाले हैं। इससे ठीक 7 दिन पहले 14 जून को अमेरिकी संसद कैपिटल हिल में पहला हिंदू अमेरिकी सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन को अमेरिकन फॉर हिंदूज का नाम दिया गया। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सम्मेलन की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चार और प्रार्थना के साथ हुई। इस सम्मेलन को 20 हिंदू संस्थाओं के समर्थन से कराया गया। इसका मकसद अमेरिका में रहने वाले हिंदू समुदाय के लोगों की दिक्कतों की तरफ अमेरिका में कानून बनाने वाले लोगों का ध्यान आकर्षित करना था। इस सम्मेलन के आयोजक रोमेश जापरा ने कहा कि हमारे समुदाय ने हर एक क्षेत्र में बेहतरीन काम किया है, फिर भी हम राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए हैं। हमें लगता है कि अमेरिका के हिंदुओं के साथ भेदभाव होता है। हम सम्मेलन के जरिए हम सभी संस्थाओं को एक साथ लाना चाहते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश का मौका। 19 जून से खुल रही है गोल्ड बॉन्ड सीरीज, 23 तारीख तक कर सकेंगे निवेश। जी हाँ दोस्तों, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2023-24 की पहली सीरीज सोमवार यानी कि 19 जून से खुल रही है। इसमें 23 जून तक निवेश कर सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से इसमें निवेश किया जा सकता है। ऑनलाइन अप्लाई करने पर 50,000 रुपए की छूट मिलती है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में आप 24 कैरेट यानी कि 99.9% शुद्ध सोने में निवेश करते हैं। SGBS में निवेश पर 2.5% का सालाना ब्याज मिलता है। पैसों की जरूरत पड़ने पर बॉन्ड के बदले लोन भी लिया जा सकता है। भारतीय बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन लिमिटेड यानी कि IBGA के पब्लिश्ड रेट के आधार पर बॉन्ड की कीमत तय होती है। इसमें सब्सक्रिप्शन पीरियड से पहले वाले हफ्ते के आखिरी 3 दिनों के रेट का एवरेज निकाला जाता है। पहली सीरीज की इशू डेट 27 जून है, वहीं दूसरी सीरीज 11 से 15 सितंबर 2023 को खुलेगी और इशू डेट 20 सितंबर है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मुझे एड्स है और नपुंसक हूं, लिव इन पार्टनर की हत्या करने वाले मनोज का कबूलनामा। जी हाँ दोस्तों, मुंबई में अपनी लिव इन पार्टनर सरस्वती वैद्य की हत्या कर लाश के टुकड़े करने वाले मनोज साने को लेकर अभी तक कई सनसनीखेज खुलासे हो चुके हैं। पुलिस की जांच में यह बात सामने आई है कि मनोज संभोग का आदी था। वो कई डेटिंग ऐप्स पर लड़कियों से संपर्क में था। इसी को लेकर दोनों के बीच झगड़ा भी होता था। हत्यारोपी ने पुलिस को बताया कि उसे एड्स है और वो नपुंसक है। उसके इन दावों की पुष्टि करने के लिए पुलिस मेडिकल टेस्ट करवाएगी। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन के आधार पर पुलिस यह मानकर चल रही है कि हो सकता है कि डेटिंग ऐप्स को लेकर हुई लड़ाई की वजह से ही सरस्वती की हत्या की गई हो। जांच में यह भी पाया गया कि आरोपी अश्लील वेबसाइट्स पर सक्रिय रहता था। इसके जरिए वो कई लड़कियों के संपर्क में था। उसके मोबाइल फोन में कई अश्लील तस्वीरें भी मिली हैं। साने का दावा है कि सरस्वती ने आत्महत्या की है, मगर पुलिस ये मानने को तैयार नहीं है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में मानसून की एंट्री कौन से राज्य से होती है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि भारत में मानसून का आगमन कौन से राज्य से होता है तो जल्दी से उस राज्य का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लक के विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।